क्या होगा अगर नूह के जहाज के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ आधी कहानी हो? हम में से ज्यादातर लोगों को वो जानवर दो दो करके और अंत में दिखने वाले इंद्रधनुष याद है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना है कि कैसे नूह के परिवार ने सूखी जमीन पर एक विशाल जहाज बनाते हुए दशकों तक अपने पड़ोसियों के उपहास को सहा। आज के वीडियो में हम इस अनोखी पारिवारिक यात्रा के भूले बिसरे पहलुओं को उजागर करेंगे। हजारों जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने की व्यवहारिक चुनौतियों से लेकर वो सब कुछ पीछे छोड़ने के भावनात्मक संघर्ष तक जो वो जानते थे। इस कहानी के पीछे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। आज रात अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल सही। क्या आपने कभी सोचा है कि नूह ने सबसे पहले अपने परिवार को भगवान के अनोखे निर्देशों के बारे में कैसे बताया? उस दिन बातचीत की कल्पना करें जिसने इतिहास बदल दिया। जब नूह घर लौटा तो शाम का सूरज मेज पर लंबी छाया डाल रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो उसके परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था। कांपते हाथों से उसने अपने परिवार को लकड़ी की मेज के चारों ओर इकट्ठा किया जहां उन्होंने अनगिनत बार खाना खाया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज रात उसने एक ऐसी खबर दी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भगवान ने मुझसे बात की है। नूह ने अपने शब्दों के बोझ के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। उन्होंने हमारी दुनिया में फैली दुष्टता को देखा है और इसे एक बड़ी बाढ़ से साफ करने का फैसला किया है। उसके परिवार ने उलझन में एक दूसरे को देखा। आखिरकार बारिश एक ऐसी अवधारणा थी जिसका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। और हम, नूह ने कहा, एक ऐसा जहाज बनाने का काम सौंपा गया है जो इस आने वाले न्याय से जीवन को बचाएगा। नूह के बेटे शेम, हाम और येपेत अपने पिता को अविश्वास और चिंता से भरे भावों से देख रहे थे। क्या उनके सम्मानित पिता पागल हो गए थे? एक ऐसी दुनिया में एक विशाल नाव बनाना जहां कभी बारिश नहीं हुई थी न केवल मूर्खतापूर्ण था बल्कि असंभव था। उस रात प्रत्येक पुत्र को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। अपने पिता के बेतुके दावे पर भरोसा करें या अपने समुदाय के व्यवहारिक ज्ञान का पक्ष लें। नूह ने उत्पत्ति 6:14 में भगवान के विशेष निर्देशों का हवाला देते हुए समझाया कि यह सरू की लकड़ी से बनाया जाएगा। हमें इसके अंदर कमरे बनाने होंगे और इसे अंदर और बाहर तार से ढकना होगा। साइप्रस को संयोग से नहीं चुना गया था। यह अपने क्षय प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। एक ऐसे जहाज के लिए एकदम सही सामग्री जिसे अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, नूह की पत्नी परिवार की भावनात्मक आधारशिला बन गई। जबकि पड़ोसी कानाफूसी करते थे और इशारा करते थे, वो अपने घर के जीवन को दृढ़ सम्मान के साथ बनाए रखती थी। सुबह में वो आने वाले लंबे दिन के काम के लिए भोजन तैयार करती थी। शाम को वो अपने पति के संदेह और भय को सुनती थी जब कोई और नहीं देख रहा होता था। उसके अटूट समर्थन ने जहाज के हिलने से बहुत पहले परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय तैयार किया। उनके प्रोजेक्ट का पैमाना चौंका देने वाला था। भगवान ने जिस आयाम की आज्ञा दी थी, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा, लगभग 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा जहाज। यह एक सप्ताहांत का प्रोजेक्ट नहीं था। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को वर्षों तक समर्पित श्रम की आवश्यकता होगी। शेरम ने जब इतने बड़े ढांचे को पूरा करने में लगने वाले समय का हिसाब लगाया तो उन्हें अपनी प्रतिबद्धता का एहसास हुआ। सबसे पहली चुनौती थी सामान जुटाना। सरू के पेड़ों को काटने के लिए दूर दूर के जंगलों तक जाना पड़ता था और फिर निर्माण स्थल तक बड़ी बड़ी लकड़ियां लानी पड़ती थी। परिवार ने इतनी बड़ी मात्रा में पिच, औजार और सामान की मांग की जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई। इतनी सारी लकड़ियों के साथ नूह को क्या चाहिए? ये सवाल हर किसी की जुबान पर था और अक्सर लोग हंसते थे। जैसे जैसे नाव का ढांचा आकार लेने लगा, नूह ने अपने बेटे को लकड़ी पर काम करने की खास तकनीक सिखाई। शुरू में सबसे ज्यादा संशय में रहने वाले हैम को पता चला कि उसमें बधाईगिरी की स्वाभाविक प्रतिभा है। याफेत ने भारी बीम उठाने के लिए एक नई चरखी प्रणाली विकसित की। शेम पिच से पानी को बाहर निकालने में माहिर हो गया। साथ साथ काम करने के ये घंटे पिता और पुत्रों के बीच के बंधन को मजबूत करते गए जो उनके समुदाय में बढ़ती दुश्मनी से ऊपर उठ गए। उस बूढ़े मूर्ख और उसके तैरते घर को देखिए। निर्माण स्थल से गुजरते पड़ोसी उसे पुकारते थे। बच्चे पत्थर फेंकते थे और बड़े लोग बाजी लगाते थे कि नूह कब अपनी मूर्खता छोड़ेगा। फिर भी हर तख्ते के मजबूत होने और हर कमरे के बनने के साथ ही परिवार का साझा उद्देश्य मजबूत होता गया। जिस उपहास का उद्देश्य उन्हें बांटना था, उसने बढ़ते जहाज के चारों ओर आस्था का एक अभेद्य घेरा बना दिया। इस परिवार में ब्याही गई बहुओं ने कभी नहीं सोचा था कि वे गंदगी बनाने वाली बनेंगी, लेकिन इस बड़े काम में उन्होंने अपनी भूमिकाएं तय कर ली। उन्होंने आंतरिक स्थान डिजाइन किए, भोजन भंडारण की योजना बनाई और जानवरों की देखभाल के लिए सिस्टम विकसित करने में मदद की। नूह के दिव्य ब्लूप्रिंट में व्यवहारिक ज्ञान का इस्तेमाल किया। एक ऐसी दुनिया में जहाज बनाते समय नूह को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उस पर विश्वास नहीं करती थी? शारीरिक श्रम और तकनीकी कठिनाइयों के अलावा सबसे बड़ी परीक्षा आध्यात्मिक अलगाव की थी। हर सूर्योदय के साथ नए ताने आते थे। हर सूर्यास्त के साथ एक ऐसा दिन आता था जब पृथ्वी पर केवल 8 लोग अपने उद्देश्य पर विश्वास करते थे। फिर भी इसी अलगाव ने एक अटूट पारिवारिक एकता बनाई, एक ऐसा बंधन जो उन्हें आने वाले संकटों से उबारता रहा। साल बीतते गए, मौसम बदलते गए, जहाज धीरे धीरे फ्रेम से किले में तब्दील होता गया। ऐसे ही नूह ने आखिरी लकड़ी के बीम सुरक्षित किए। उसका परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये लोग पहले से अलग थे जब ये यात्रा शुरू हुई थी। कठोर हाथ विशाल साइप्रस हॉल को छूने के लिए आगे बढ़े जो उनके लिए बोझ और मुक्ति दोनों बन गया था। जैसे जैसे नाव का लकड़ी का ढांचा क्षितिज के सामने पूरा होता गया, नूह के परिवार के सामने निर्माण से भी अधिक कठिन एक प्रश्न था। वे हजारों जानवरों और खुद को एक सीमित स्थान पर कैसे रखेंगे जहां फिर से आपूर्ति करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि निर्माण ने उनकी शारीरिक शक्ति की परीक्षा ली थी। इस नई चुनौती के लिए अभूतपूर्व सरलता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी। हमें मौसम के अनुसार सोचना होगा। उदाहरण चिन्ह। नूह की पत्नी ने अपनी बहुओं को समझाया जब वे अनाज, मेवा और सूखे मेवों से भरी एक मेज के चारों ओर एकत्र हुई। उनके हाथ प्राचीन वैज्ञानिकों की तरह व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे जो अपने अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे।
एक बहू ने पाया कि धूप में सुखाए गए पतले कटे फल खराब होने से बचाते हुए भी मीठे बने रहते हैं, जबकि दूसरी ने पाया कि धूम्रपान करने से मांस पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है जो सड़ने से बचाती है। उनके मिट्टी के बर्तन जो पिच से बंद थे, प्रकृति के रेफ्रिजरेटर बन गए, जो दुनिया की पहली दीर्घकालिक खाद्य भंडारण प्रणाली के माध्यम से अनाज को संरक्षित करते थे। ये ज्ञान उनकी पहली लाइब्रेरी बनी। जीवित रहने के ज्ञान को दस्तावेज में दर्ज किया गया और उन बच्चों को दिया गया जो नई धरती के उत्तराधिकारी थे। हर सफलता उन्हें अपनी लकड़ी की दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहने की पहेली को सुलझाने के करीब ले आए। इस बीच नूह के बेटों ने जानवरों के प्रबंधन की जटिल पहेली को सुलझाया। नूह ने अपने मिट्टी के मॉडल के चारों ओर छोटी आकृतियों को घुमाते हुए समझाया, सबसे बड़े जानवरों को स्थिरता के लिए तल के पास रखा जाना चाहिए। उनके बेटों ने भोजन की व्यवस्था ऐसे डिजाइन की जैसे कोई शहर बनाने वाले वास्तुकार, ऊपर से भरे जा सकने वाले ऊंचे नाले और एक साथ कई बाड़ों में ताजा पानी पहुंचाने वाले बांस के पाइप। एक बेटे ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि कूड़ा हमारी सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। उनका समाधान सावधानीपूर्वक निरीक्षण से निकला। ढलानदार फर्श जानवरों के कूड़े को इकट्ठा करने के लिए जगह देता था, जबकि सोखने वाली सामग्री गंध को नियंत्रित करती थी। जो समस्या शुरू हुई वो संसाधन में बदल गई। कूड़े के टुकड़ों को दबाकर बाद में उनकी नई दुनिया को खाद बनाया गया। परिवार के रहने के लिए एक केंद्रीय सभा स्थल बनाया गया। नूह की पत्नी ने जोर देकर कहा कि हमें निजता की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही सामूहिक स्थान भी चाहिए जहां हम इकट्ठा हो सकें। हर कोने का एक उद्देश्य था, भंडारण, आराम या जानवरों की देखभाल। अपने लकड़ी के बर्तन को एक ऐसे घर में बदलना जो शरीर और आत्मा दोनों को सहारा दे। जब जानवर जोड़े में आते थे तो अप्राकृतिक शांति के साथ आते थे। परिवार की तैयारी का अंतिम परीक्षण होता था। जो बच्चे कभी तितलियों का पीछा करते थे, वे अब पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक प्राणी की जरूरतों को सूचीबद्ध करते थे। ये केवल ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। एक छोटे लड़के ने मिट्टी की गोलियों पर रिकॉर्ड किया। उसके हाथ नए उद्देश्य के साथ स्थिर थे। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के माध्यम से उन्होंने लकड़ी के बर्तन के भीतर विशेष आवास बनाए। रेगिस्तानी जानवरों को सूखे गर्म स्थानों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य नमी में पनपते हैं। रात के जीव चमक में परेशान हो जाते हैं, जबकि अन्य को धूप की आवश्यकता होती है। परिवार ने जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से इकट्ठा की गई सामग्रियों का उपयोग किया, इससे पहले कि वे पानी के नीचे गायब हो जाएं। परिवार का हर सदस्य हर पौधे से बीज इकट्ठा करने में भाग लेता था जो उन्हें मिल सकते थे। ये तब तक सोएंगे जब तक पानी कम नहीं हो जाता। नूह ने समझाया और ध्यान से बीज के पैकेट को मधुमक्खी के मोम और मिट्टी में बंद कर दिया। जब हम फिर से सूखी जमीन पर पहुंचेंगे तो ये छोटे खजाने दुनिया को फिर से बनाने में मदद करेंगे। बच्चों ने बीजों को किस्म, आकार और उगने के मौसम के हिसाब से छांटा और दुनिया का पहला बीज बैंक बनाया। महीनों की तैयारी के बाद नूह के परिवार ने एक असंभव चुनौती को एक अद्भुत जीवन रक्षक प्रणाली में बदल दिया। उनका लकड़ी का जहाज सिर्फ जीवित रहने का साधन ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला संरक्षण प्रोजेक्ट भी बन गया। हर गलती ने उन्हें प्रकृति की लय और ईश्वरीय उद्देश्य के मार्गदर्शन में समस्या सुलझाने की अपनी क्षमता के बारे में कुछ नया सिखाया। उनके पीछे बंद हुए बड़े दरवाजे की गड़गड़ाहट की आवाज जहाज के लकड़ी के कक्षों में गूंज रही थी, जो तैयारी और हकीकत के बीच की खाई को चिन्हित कर रही थी। हालांकि नूह के परिवार ने इस पल की कल्पना में महीनों बिताए थे, लेकिन उस आखिरी पड़ाव के मनोवैज्ञानिक बोझ के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सका। जैसे ही छत पर पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी, परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे को खामोश नजरों से देखा। उनकी आंखों में आस्था और डर का मिश्रण झलक रहा था, क्योंकि उन लकड़ी की दीवारों के बाहर उनकी एकमात्र दुनिया जो कभी खत्म होने वाली थी, बस खत्म होने वाली थी। नूह के सबसे छोटे पोते ने अपनी माँ के बगल में खुद को समेटते हुए फुसफुसाया, मैं लोगों को चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ। बच्चे की बात हवा में गूंज रही थी। पड़ोसियों और दोस्तों की कराहती आवाजें सुनकर परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया। जो लोग उनके प्रयासों का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब मुक्ति की भीख मांग रहे थे, जो अब नहीं मिल सकती थी। जब नाव जमीन से उठी तो परिवार एक साथ दम रह गया। हल्की सी हलचल तेजी से तेज आवाज में बदल गई। लकड़ी के बीम चरमराने लगे, जानवर चिल्लाने लगे, पानी दीवारों से टकरा रहा था। हमें कैसे पता कि हम इससे बच जाएंगे? हैम ने एक रात पूछा जब गरज के साथ उनका घर हिल गया। नूह ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसने स्वीकार किया कि मैं खुद से भी यही सवाल पूछता हूँ। उस समय मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, संरचना ही उनकी मुक्ति बन गई। नूह की पत्नी ने ऐसी लय बनाई जिससे उनका तैरता हुआ अस्तित्व स्थिर रहा। सुबह की प्रार्थना के बाद बारी बारी से खाना खिलाना और रखरखाव के काम। हर शाम परिवार कहानियां सुनाने और डर को स्वीकार करने के लिए इकट्ठा होता था। नूह ने लकड़ी के बीम में एक पायदान बनाते हुए कहा, हमें समय बीतने का जश्न मनाना चाहिए। हर दिन सूखी जमीन के एक दिन करीब होता जा रहा है। यह आदिम कैलेंडर एक अनुष्ठान बन गया जो उनके कारावास के दौरान मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रदान करता था। सीमित जगह ने हर भावना को और तीव्र कर दिया। खुशी के पल जब पहले से उत्तेजित जानवर आखिरकार शांत हो जाता था, या जब भंडारण का कोई उपाय किसी गंभीर समस्या का समाधान करता था, तो सामूहिक रूप से जश्न मनाया जाता था। इसी तरह निराशा के पल परिवार में उतनी तीव्रता से छाए रहते थे। तीसरे हफ्ते में पानी का राशन खतरनाक रूप से कम हो गया। नूह की पत्नी हर व्यक्ति के दैनिक वक्त को मापती थी और जोर देकर कहती थी, जानवरों को पहले पानी पीना चाहिए, हम उनके रखवाले हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह से हम पर निर्भर है। उसके निस्वार्थ दृष्टिकोण ने पूरे परिवार को इसी तरह की भावना में प्रेरित किया। अलग-अलग तूफानों के दौरान उसने पाया कि हल्की बरूद सबसे खतरनाक जानवरों को भी शांत कर देती है। वह हमसे बहुत अलग नहीं है। उसने शेरों के साथ घंटे बिताने के बाद आश्चर्य जताया, वे उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते। रखवालों और जानवरों के बीच का ये रिश्ता जहाज पर सबसे गहरे बदलावों में से एक बन गया। नूह निजी शंकाओं से जूझता था जिसे वो केवल रात की प्रार्थनाओं में साझा करता था। जिम्मेदारी बहुत भारी है। उसने एक रात कबूल किया, बात से अनजान की उसका बड़ा बेटा बाहर सुनता है, सभी जीवित चीजों के भविष्य को संभालता है। क्या होगा अगर मैं उन्हें निराश कर दूं? कमजोरी की इन झलकियों ने उसके बेटे के उसे समर्थन देने के संकल्प को और मजबूत किया। 40वें दिन एक महत्वपूर्ण पल आया। लगातार हो रही बारिश अचानक रुक गई। तूफानों की जगह एक भयानक खामोशी छा गई जो उनके लिए एक संगीत का काम कर रही थी। परिवार इकट्ठा हुआ और नूह ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसने बस इतना कहा, बारिश हो गई है। उसके चेहरे पर राहत और अनिश्चितता दोनों झलक रही थी। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।
पानी अभी भी कम होना बाकी है और हमें एक दूसरे का और ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई हर चीज का ख्याल रखना है। जैसे ही उन्होंने महसूस किया, सूरज की रोशनी की एक किरण जो उन्होंने 40 दिनों में पहली बार देखी थी, नाव के एक छोटे से खेत से होकर आई और उनको चारों ओर सुनहरी रोशनी कर गई। जैसे ही पानी कम हुआ और धरती सूख गई, नाव और उसका परिवार एक बार फिर ठोस जमीन पर कदम रखा। उनका पहला काम पहाड़ों में फसल उगाना नहीं था, बल्कि पूजा करना था। उन्होंने भगवान को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई जिसने उन्हें बालकता के वक्त तक के सबसे बड़े संकट से बचाया था। देवता के इस पवित्र क्षण में आकाश में कुछ असाधारण दिखाई दिया। आकाश में रंगों का एक शानदार मेहराब फैला हुआ था। यह इंद्रधनुष लोग और सभी जीवित प्राणियों के साथ भगवान की भाषा कर रखा है। उनको नहीं पता कि पानी फिर कभी पूरी पृथ्वी को नहीं मिलेगा। यह इंद्रधनुष केवल एक मौसमी घटना से माता और सृजन के बीच पहला पवित्र संकेत बन गया। आज हमारे लिए वही इंद्रधनुष एक पूर्ण स्मारक है कि आज सबसे काले तूफानों के बाद भी परमेश्वर की विश्वासों की प्रकार रहती है। जब हमारे परिवार कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हमारे बच्चे को के बारे में कठिन प्रश्न पूछते हैं, तो हम नून के इंद्रधनुष की ओर इशारा कर सकते हैं, न केवल एक प्राचीन कहानी के सुंदर रूप के रूप में, बल्कि एक जीवंत वादे के रूप में जो हमारे अपने जीवन पर लगातार प्रभाव डालता है, हमारे अस्थायी संघर्षों को परमेश्वर की अनंत विश्वासयोग्यता से गिरता है।